वेलकम एवरीवन। तो लास्ट एज आपका एज 26 इंटेंजिबल एसेट, इसके बारे में बात करते हैं। कैसा है इंटेंजिबल एसेट? डिस्कशन काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। आपको इसको अच्छे से डिस्कशन के अंदर कंट्रीब्यूट करना है, अच्छे से ध्यान देना है, और एक बार डिस्कस हो जाएगा उसके बाद में ये जो आपका क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड वाली कोई बात नहीं है। क्या इंटेंजिबल एसेट किस तरीके से लिखा जाता है, क्या डेप्रिसिएशन किस तरीके से लगाते हैं, सेम जैसा हम एसेट के लिए पढ़ते हैं ना एज 10 के अंदर, वैसा यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट के लिए पढ़ेंगे। बस ये है कि थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाएगा, जैसे डेप्रिसिएशन की जगह वर्ड चेंज हो जाएगा, अमोर्टाइजेशन हो जाएगा, बाकी सेम जैसा प्रोसेस फिक्स एसेट के अंदर होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में होता है, सेम वैसा इंटेंजिबल एसेट। अब इंटेंजिबल एसेट होता है क्या है? जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, वो इंटेंजिबल एसेट है। कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ये सारी जो है वो किस में होते हैं? इंटेंजिबल एसेट में कवर होते हैं। क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इस वजह से उसमें क्या होता है, कुछ दिक्कतें होती है। जैसे उसमें कॉस्ट कितनी इनकर की, वो थोड़ा कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम होती है, और कब उसको लिखा जाएगा ये प्रॉब्लम होती है। तो उस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया, और उसने सारा कंडीशन वगैरह के कब लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, किस अमाउंट पे लिखा जाएगा, सारी बातें एज 26 ने की है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं अपन इसको। देखो, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्कोप, फिर डेफिनेशन, फिर इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन, फिर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, फिर अमोर्टाइजेशन, फिर इम्पेयरमेंट, और फिर डिस्क्लोजर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कोप की कि एज 26 इस पे लगेगा। एज 26 शुड बी अप्लाइड बाय ऑल एंटरप्राइज इन अकाउंटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट एक्सेप्ट, इन पे नहीं लगेगा, इंटेंजिबल एसेट दैट आर कवर्ड बाय अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल एसेट। वो कह रहा है कोई भी अगर ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जो किसी और एज ने कवर कर रखी है, तो उस पर एज 26 नहीं लगेगा। फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है, तो अपने लिए सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेना ही सफिशिएंट है फाइनेंशियल एसेट की। उससे ज़्यादा अपने को इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसके बाकी सारी बातें कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो करता है, यहाँ पर अपने एज 26 में नहीं। मिनरल राइट्स और एक्सपेंडिचर ऑन द एक्सप्लोरेशन ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज। नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज कौन से? जैसे कोयला वगैरह हो गया, जो क्या होते हैं, जब तक इस दुनिया में है भाई, पेट्रोल जब तक है तब तक अपन पेट्रोल चला सकते हैं। जिस दिन पेट्रोल ख़त्म हो गया उस दिन ख़त्म हो गया। तो हम क्या करते हैं, जो भी नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज है, हम उनको क्या करते हैं, उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई जो ऐसे हैं कि जिसको हम रीजनरेट कर सकते हैं, या फिर जो कंटिन्यूस रहेंगे, तो हम ऐसे रिसोर्सेज पे जाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कोयले की जगह हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सोलर पे जा रहे हैं। तो सोलर पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सोलर जो वो कंटिन्यू रहने वाला है। समझ पा रहे हैं बात? सूरज जो वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये कह रहा है कि जो नॉन रीजनरेटिव है उनका एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड वगैरह सारे जो है वो एज 26 से प्रोड्यूस है, एज 26 के स्कोप से बाहर है। इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग इन इंश्योरेंस एंटरप्राइजेज फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद पॉलिसी होल्डर के साथ जो कॉन्टैक्ट होता है, उसमें जो इंटेंजिबल एसेट क्रिएट होती है, उसको एज 26 डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि उसको अलग से एडा ने बता रखा है, उसके हिसाब से करेंगे। डेफिनेशन में पहले फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल एसेट इज एनी एसेट दैट इज कैश और ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटरप्राइज। मतलब वो कह रहा है कि फाइनेंशियल एसेट मतलब कोई भी एसेट जिसमें कैश हो गया, या फिर कुछ भी और एसेट जो क्या हो किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमें मिलने वाले हो। तो यहाँ पर और उसके अलावा ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अनदर एंटरप्राइज अंडर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल और एन ओनरशिप इंटरेस्ट इन अनदर एंटरप्राइज। मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल जो एसेट है वो एक्चुअल में एज 30, 31, 32 इनके जो है वो इनके बारे में बात करें। आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, बाकी आपको फाइनेंशियल एसेट के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत है नहीं। मॉनेटरी एसेट की डेफिनेशन आपने एज 11 में पढ़ी होगी, ठीक है, और नहीं पढ़ी है तो मैं अभी बता देता हूँ। मॉनेटरी एसेट मतलब का क्या होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे आपका 10 रुपये का नोट है, तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। आई प्रोमिस टू गिव 10 रुपीज़ टू होल्डर ऑफ
दिस नोट, ठीक है, जो इस नोट को होल्ड करेगा उसको 10 रुपये मैं दूंगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। तो उसमें क्या है, इसके 10 रुपये की वैल्यू जो है वो 10 रुपये ही रहेगी। ऐसा नहीं मोदी जी शाम को आके कहते हैं कि जो 10 रुपये का नोट है वो आज से 20 रुपये के बराबर काम करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो वहाँ पर उस नोट की जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स है। समझ पा रहे हो? तो जिस एसेट की वैल्यू जो वो फिक्स हो वो क्या कहलाती है, मॉनेटरी एसेट। लेकिन इसमें कैश को नहीं देखते हम, बाकी एसेट देखते हैं। जैसे बिल हो गया, अब बिल्स रिसीवेबल 10,000 का, तो उसकी वैल्यू 10,000 की 10,000 रहेगी। क्या वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं। अब मोबाइल हो गया या आईपैड हो गया, तो अब इस आईपैड की वैल्यू जो अलग अलग लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिल अगर 10,000 रुपये का, तो उसकी वैल्यू 10,000 की 10,000 ही रहेगी, उससे ज़्यादा या कम नहीं होगी। अगर आईपैड में एक आदमी के पास लेके जाऊँ तो हो सकता है इसके मुझे 50,000 दे, कोई 60,000 दे, कोई लाख रुपए दे, तो अलग अलग आदमी अलग अलग रुपए दे सकते हैं। तो जिनकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती वो नॉन मॉनेटरी, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो किस में आ जाते हैं, मॉनेटरी में। अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉनेटरी एसेट आर मनी हेल्ड और एसेट टू बी रिसीव्ड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी, जिसमें अमाउंट जो वो कितना फिक्स है और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी है, तो वो किस में आएगा, मॉनेटरी एसेट में। फिर उसके बाद में एसेट, सर क्या बात कर रहे हो, एसेट की डेफिनेशन पता नहीं है क्या, एसेट की डेफिनेशन क्या होती है बताओ भाई, वो पता होना चाहिए। एसेट की डेफिनेशन क्या है? एसेट इज ए रिसोर्सेज, एसेट क्या है, एक रिसोर्स है, कंट्रोल बाय एन एंटरप्राइज एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जिसे हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देखो ऐसा नहीं कहा है उन्होंने, ओनरशिप नहीं कहा है, इन्होंने क्या कहा, कंट्रोल करते हैं हम। कंट्रोल जो है वो जो ओनरशिप से अलग हो सकता है। अगर ओनरशिप लिखते तो उस केस के अंदर क्या होता कि अगर हम लीगल ओनर होते तभी हमारे बुक के अंदर हम एसेट को लिख सकते, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, लीगल ओनरशिप लिखा है क्या? नहीं, कंट्रोल। उन्होंने कहा कि अगर एसेट हमारे कंट्रोल में, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू एंटरप्राइज, और जिससे कुछ जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे वो कहाँ आएंगे, एंटरप्राइज की तरफ आएंगे, मतलब हमारी तरफ आएंगे, तो वो क्या किस में कहलाएंगे, एसेट में कहलाएंगे। तो एसेट के लिए दो कंडीशन है, एक तो कंट्रोल प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू एंटरप्राइज। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस में वो क्या है, एसेट है। क्लियर है? इंटेंजिबल एसेट क्या है? एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, मॉनेटरी मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, ठीक है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज जो नया ये स्टैंड है उसने उसको काफ़ी क्लेरिफाई किया कि भाई पहले ऐसा था कि एसेट जो है वो कौन कौन से एसेट में आएगी, तो उसके लिए ऐसा था कि भाई जैसे कोई एसेट है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में काम नहीं कर रही है, तो क्या वो हमारी बुक के अंदर एसेट के रूप में आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो उसमें जैसे एनवायरनमेंट कंट्रोल के लिए कोई इक्विपमेंट लगा रखा है, तो क्या वो एसेट की डेफिनेशन में, मतलब एसेट के अंदर उसको कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो काफ़ी डाउट था। तो नए वाले इस टाइम ने क्या कर दिया, लिख दिया कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए भी है तो वो भी हमारे एसेट के अंदर आएगा। और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ को बहुत वाइड कहा है कि भाई उसके अंदर कोई भी तरीके से जिससे हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है जो या इनहेंस होते हैं या मेंटेन करवाने के लिए वो ज़रूरी थे, तो वो हमारे इसमें आ सकते हैं। क्लियर है? तो इन्होंने क्या कहा, इनटेंजिबल एसेट क्या होगा, इनटेंजिबल एसेट के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। इंटेंजिबल एसेट क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल कब होगा वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट के लिए क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी होना चाहिए, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए, और हेल्ड फॉर द यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या फिर रेंटल टू अदर, या फिर हम उसको किसी और को किराए पे देते हैं, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यूज होता है। जैसे ऑफिस का टेबल हो गया, एसेट के लिए हम फिजिकल एसेट की बात करें तो जो ऑफिस के लिए यूज होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, क्योंकि ना हम उसको किराए पे दे रहे हैं, ना हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में काम हो रहा है, ना कहीं और काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए तो वो भी हमारे लिए एसेट बन सकता है। इंटेंजिबल एसेट के लिए जैसे हमने हमारे खुद के जो एम्प्लॉय है उनका डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर ले रखा है, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल एसेट बन सकता है। या फिर जैसे आपने खुद की अकाउंटिंग करने के लिए टैली का सॉफ्टवेयर है, तो ना तो आप उससे सेल कर रहे हो, ना रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो रही है, ठीक है, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, तो भी वो आपके लिए क्या बन सकता है, इंटेंजिबल एसेट बन सकता है। क्लियर है भाई, समझ पा रहे हो? ठीक है सर, आइडेंटिफाइबल का क्या मतलब देखेंगे, बाद में बात करेंगे। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस का क्या मतलब, बाद में बात करेंगे, तो इन दोनों पे डिस्कस करेंगे। तो अब सर इतने तक जो बात की उसका क्रक्स क्या है,
उसका क्रक्स ये है कि आपकी बुक के अंदर इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, इंटेंजिबल एसेट होना चाहिए। और इंटेंजिबल एसेट क्या होगा, जो एसेट होगा वही इंटेंजिबल एसेट बनेगा। क्लियर है। तो पहले हमें कोई भी चीज़ को, इंटेंजिबल एसेट को अपनी बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है तो हम सबसे पहले क्या पूछेंगे कि क्या वो एसेट है या नहीं है। तो एसेट है या नहीं है उसके लिए क्या है, क्या कंडीशन है कि एसेट किसको कहते हैं, जो क्या होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए हमारे, प्लस उसके जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो क्या होना चाहिए, एफईबी जो है वो फ्लो टू एंटरप्राइज होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर एसेट है, अगर आंसर आता है यस, ठीक है, तो फिर चेक करो कि इंटेंजिबल, नो तो यहीं पर स्टॉप, ठीक है। फिर पूछो कि भाई इंटेंजिबल एसेट है, तो उसने कहा इंटेंजिबल एसेट है इसका मतलब, तो उन्होंने कहा इंटेंजिबल एसेट के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। अब आइडेंटिफाइबल का क्या मतलब वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉन मोनेटरी होना चाहिए। नॉन मोनेटरी मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, मतलब एकदम एग्जैक्ट फिक्स नहीं हो, ठीक है, नॉन मोनेटरी। और उसके अलावा क्या होना चाहिए, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। सही बात बोले सर। अब बाद में पता किया कि इंटेंजिबल एसेट है, यस, तो क्या इंटेंजिबल एसेट है तो सारी इंटेंजिबल एसेट को आप अपनी बुक के अंदर लिखोगे क्या, नहीं। फिर आता है रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया। अगर ये क्राइटेरिया, ये आपने लास्ट हर्डल पार कर लिया तो आप अपने बुक के अंदर उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। अब रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या है, रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया आगे देखेंगे। सर इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को वो पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो, नो हो गया तो भाई तुम्हारे लिए भी स्टॉप वाले में जाके रुक जाओ। अगर रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल करता है तब तो इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर दो, अगर नहीं करता है तो उस केस के अंदर यहाँ से जाओ, सीधा 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 जाओ कहाँ पे, स्टॉप पे, और वहाँ जाके रुक जाओ। क्लियर है। मतलब सर अब हमें समझ आ गया कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एसेट है या नहीं है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हम दो बातें चेक करेंगे कि क्या वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं है, क्या उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा वो हमारी तरफ आएगा या नहीं आएगा। अगर दोनों में आंसर आ जाते हैं हाँ तो वो हमारे लिए एसेट है। अगर एसेट है तो फिर हम चेक करेंगे क्या वो इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है। तो इनटेंजिबल एसेट के लिए हम चार चीज़ें चेक करेंगे कि आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, नॉन मोनेटरी होना चाहिए, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए, और वो किस में यूज होना चाहिए, या तो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होना चाहिए, या रेंडरिंग सर्विस में यूज होना चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यूज होना चाहिए। सही बोले, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। अब इंटेंजिबल एसेट भी है, एसेट भी हो गया, इंटेंजिबल एसेट भी हो गया, तो क्या बुक में लिख देंगे क्या, नहीं। फिर चेक करो कि रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि नहीं करता है। तो रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या है, रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये अगर बातें क्लियर हो जाती है, अगर रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होता है तो हम उसको हमारी बुक के अंदर इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है। तो अब बात करते हैं, अब यहाँ पर मेन जो है वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो समझ आ गया कि उससे जो भी बेनिफिट होंगे वो हमारी तरफ फ्लो होंगे, ठीक है। नॉन मोनेटरी समझ आ गया कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, मोनेटरी जो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। आइडेंटिफाइबल है, उसका मतलब पता नहीं। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस का मतलब वैसे कि भाई जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, उस वजह से हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेल्प फॉर प्रोडक्शन, रेंडरिंग सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ वगैरह, ये तो अपने को पता ही है कि भाई या तो प्रोडक्शन में काम आएगा या रेंडरिंग सर्विसेज में काम आएगा, या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए काम आएगा। तो जो वर्ड है वो सारे हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल। तो उन्होंने कहा कि कंट्रोल कब मान लिया जाएगा कि कंट्रोल हमारे हाथ में, कंट्रोल होता है, कंट्रोल कब मान लिया जाएगा कि कंट्रोल हमारे हाथ में। समझ पा रहे हो क्या, लीगल ओनरशिप जो है वो बता देगा कि कंट्रोल आपके पास है, नहीं। क्यों, क्योंकि एस 19 में आपने पढ़ा होगा लीज के अंदर, फाइनेंशियल लीज के अंदर लीगल ओनरशिप जो है वो किसके पास रह जाती है, लेसर के पास रह जाती है, और बुक जो है वो लेसी कर लेता है। समझ पा रहे बात। तो कंट्रोल क्या है, कंट्रोल लीगल ओनरशिप से रिलेटेड है, नहीं। कंट्रोल जो है वो लीगल ओनरशिप से रिलेटेड तो नहीं है। तो फिर कंट्रोल का क्या मतलब है, पढ़ते हैं कंट्रोल का मतलब क्या है। तो देखो, एन एंटरप्राइज कंट्रोल एन असेट
इफ़ द एंटरप्राइज हैज़ द पावर टू, अगर एंटरप्राइज के पास पावर है किस चीज़ का, टू ऑब्टेन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम द अंडरलाइंग रिसोर्सेज एंड आल्सो कैन रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर टू दोज बेनिफिट। हम ये मान लेंगे कि आपका कंट्रोल है अगर उससे होने वाले, उस असेट से, उस रिसोर्स से जो होने वाले जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो आपके पास आ रहे हैं। सपोज इस आईपैड है, इस आईपैड को चलाने का मज़ा मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और आगे भी मज़े मैं ही लूँगा, ठीक है, और कोई और अगर इसको यूज़ करने की कोशिश करे तो मैं उसको चांटा मार सकता हूँ। ऐसी अगर मेरे पास पावर है, ठीक है, ऐसा मेरे पास पावर है, तो उस केस के अंदर क्या मान लिया जाएगा, कंट्रोल मान लिया जाएगा। चांटा मारना ज़्यादा हो गया लेकिन मैं उसको मना कर सकता हूँ, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, वो मेरा कंट्रोल माना जाएगा। मतलब अगर कोई भी एसेट है जिससे होने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पे अगर मेरा कंट्रोल है और मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ और मैं किसी और को मना भी कर सकता हूँ, तो उस केस में क्या मान लिया जाएगा कि कंट्रोल मान लिया जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे बात। अगर कोई कार है और उस कार को मैं चला सकता हूँ और मैं किसी और को बैठने से मना भी कर सकता हूँ, तो उस केस के अंदर क्या मान लिया जाएगा, कंट्रोल मान लिया जाएगा। अब सपोज मैंने क्या किया, जूम कार से रेंट पे लिया, ठीक है, अब रेंट पे लिया तो उस केस के अंदर मैं, जैसे मैंने 3 दिन के लिए लिया, तो 3 दिन के लिए तो जो क्या होगा, कंट्रोल मेरा होगा। लेकिन क्या उस कार से होने वाले सारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे पास आएंगे क्या, नहीं। 3 दिन बाद में वापस मुझे उसको देना है, तो मैं 3 दिन तक कंट्रोल कर सकता हूँ, उसके बाद में नहीं कर सकता हूँ। जबकि यहाँ पर किसके बारे में बात किया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब ऐसा नहीं है कि, ऐसा भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 3 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसा नहीं दे रखा है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा है कि भाई एसेट की जो लाइफ है उसका सब्सटेंशियल पार्ट में जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद में द कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू कंट्रोल स्टेम फ्रॉम लीगल द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम एन इंटेंजिबल एसेट वुड नॉर्मली राइट दैट द इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ ए राइट इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंट्रोल लॉ। वो कह रहा है कि कंट्रोल के लिए ज़रूरी नहीं है कि लीगली आप ओनर होने चाहिए, ठीक है। जैसे लेसी के अंदर क्या होता है, लेसी जो वो लीगली ओनर है क्या मालिक वो है क्या, नहीं, लेकिन वो फिर भी क्या हो सकता है कि किसी को रोक सकता है और खुद कंट्रोल कर सकता है। हाउएवर लीगल सेंस एंड एंटरप्राइज मे बी एबल टू कंट्रोल द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन सम अदर वे। लेकिन लीगल जो है, अगर लीगल ओनर आप हैं तो आप कह सकते हो कि भाई ये मेरे कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। लेकिन आप लीगल ओनर नहीं है फिर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। तो अल्टीमेटली बात है जो कंट्रोल की है, लीगल ओनरशिप ज़्यादा मायने नहीं रखती। मार्केट एंड टेक्निकल नॉलेज मे गिव राइज टू, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इन पे, और अभी जो डिस्कस करेंगे 2-3 लाइनें उस पर। मार्केट और टेक्निकल नॉलेज मे गिव राइज टू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड एंटरप्राइज कंट्रोल दोज बेनिफिट इफ फॉर एग्जाम्पल ए नॉलेज इज प्रोटेक्टेड बाय लीगल राइट सच एज कॉपीराइट, रेस्ट्रेंट ऑफ ए ट्रेड एग्रीमेंट और बाय लीगल ड्यूटी ऑन एम्प्लॉयज टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसे अपने पास क्या है, कुछ ऐसी नॉलेज है, जैसे पार्ले जी के पास क्या है, एक फार्मूला है जिससे वो क्या कर सकता है, इतनी कम कॉस्ट के अंदर बिस्किट बना सकता है, ठीक। कोका कोला जो है उसके अंदर क्या है, उसमें उनका जो फार्मूला है वो काम करता है, समझ पा रहे हो। अब वो क्या है, एक टेक्निकल या मार्केटिंग या ऐसा कुछ भी नॉलेज है, स्पेसिफिक नॉलेज है उनका, ठीक है। क्या उसको हम मान सकते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में? तो पहली बात तो ये देखना पड़ेगा, क्या ये कोई और यूज कर सकता है क्या ये और कोई यूज़ कर सकता है क्या? अब अगर इसको और कोई इस टेक्निकल या इस मार्केटिंग नॉलेज को कोई यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, उसका पेटेंट ऐसा कुछ करवा रखा है जिसकी वजह से हम किसी को रोक सकते हैं, तो उस केस में वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल में माना जाएगा। समझ पा रहे हो? इसके लिए क्या होता है, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि तुम हमारे साथ काम तो कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कल को तुम जाके इस कंपनी से बाहर जाके कंपनी की सारी डिटेल है जो किसी और को दे दो। जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर भी क्या करता है, उसको भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जो ऑडिटर होता है, उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, होनी चाहिए कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करे, क्योंकि ऑडिटर तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, कंपनी की पूरी डिटेल लेके बैठा है। समझ पा रहे बात? तो उसको तो हर चीज़ पता है, जो उसने सही किया, जो गलत किया, जो कांड है, सारे कंपनी को उसकी नज़रों में, उससे बाहर क्या है, ठीक है। अब कल को अगर उसको गुस्सा आ गया तो वो तो कंपनी कैसी की तैसी करता है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट होता है जिसमें सीए को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज आल्सो फ्लो फ्रॉम द स्किल ऑफ लेबर और कस्टमर लॉयल्टी। अब इस पे क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, loyalty, but usually this flow of benefit cannot be controlled by an enterprise, as employee may leave the enterprise anytime or even loyal customer may decide to purchase goods or service from other supplier। अब देखो, अब सपोज मेरे क्या है, जैसे मेरी जो दुकान है वो पान की दुकान है और काफ़ी सालों से, अब जो लोग मेरे हाथों का पान खाते हैं वो मेरे हाथों का ही पान खाते हैं, वो मेरे हाथों का पान खाने के हैबिचुअल हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या मैं उन
उनको कंट्रोल कर सकता हूँ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये भी एक मेरी इंटेंजिबल एसेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि लॉयल से लॉयल कस्टमर भी कहीं पे भी जा सकता है। वैसा सपोज एम्प्लॉई है, गोविंदा की मूवी देख रखी होगी, ओए राजू प्यार ना करियो, उस वो वाले जिसमें गाना होता है, ठीक है, क्या नाम है पता नहीं, वो एक सरदार जी साथ में होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके एम्प्लॉय जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके लॉयल होते हैं कि भाई वो उसी के साथ काम करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो क्या वो उन एम्प्लॉयज़ को भी अपने बुक के अंदर इंटेंजिबल एसेट लिख सकता है क्या? नहीं। कारण क्या है? क्योंकि एम्प्लॉय कितना ही लॉयल से लॉयल हो, लेकिन वो जब चाहे तब छोड़ सकता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो? वो अपनी इच्छा से हमारे साथ है तब तक है, अगर उसकी इच्छा ख़त्म हो गई तो वो जा सकता है। तो क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ आ रही बात? तो इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एम्प्लॉय जो है वो हमारे इंटेंजिबल एसेट में आ सकते हैं, या फिर क्या हमारे कस्टमर जो वो इंटेंजिबल एसेट में आ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आ रहे हैं अपनी इच्छा से अपने पास आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो जब चाहे तब जा भी सकते हैं। Hence these item don't even qualify as intangible asset as per definition of AS 26। वो कह रहा है इस वजह से वो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन की भी फुलफिल नहीं करेंगे, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट कब बनेगा? जब एसेट बनेगा, और एसेट के लिए कंट्रोल होना जरूरी है, और कंट्रोल है नहीं। फिर उसके बाद में आता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या? जो उसको आगे उससे फ़ायदा होने वाले। कार का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या? अंदर बैठे गाड़ी चलाए वगैरह, ये सारा क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। समझ पा रहे हो? The future economic benefit flowing from an intangible asset may include revenue from the sale of product और service। उस intangible asset की मदद से जो प्रोडक्ट या जो सर्विस है उससे जो पैसा मिले वो आए, ठीक है। कॉस्ट सेविंग, या हो सकता है उसकी वजह से पैसा लगने से कम लगे, ठीक है। जैसे 5 अकाउंटेंट रखने पड़ रहे थे, लेकिन एक सॉफ्टवेयर लिया जिससे अब क्या होता है, एक वो सॉफ्टवेयर है जो काम कर देता है, तो वो भी ये भी क्या एक तरीके का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, ठीक है, कॉस्ट सेविंग। और अदर बेनिफिट, इसके अलावा और कोई बेनिफिट भी हो सकता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट बाय एंटरप्राइज, और उस एंटरप्राइज को यूज करने, उस एसेट को यूज करने से और कोई बेनिफिट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन प्रोडक्शन प्रोसेस में रिड्यूस फ्यूचर प्रोडक्शन कॉस्ट रेदर देन इंक्रीज फ्यूचर रेवेन्यू। तो फ्यूचर रेवेन्यू, पैसे का न आना भी पैसे का जाना, और पैसे का न जाना भी पैसे का आना है, ऐसा कॉस्टिंग के मान सर जो है वो बताते हैं। नाम क्या है? संजय सर। तो उनके ये फेमस डायलॉग है, तो वो अपने हर लेक्चर के अंदर ऐसा बताते रहते हैं, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब रेवेन्यू इंक्रीज हुई हो। अगर कॉस्ट कम होती है तो वो भी आपके क्या होगी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में इंक्लूड हो सकता है। क्लियर है भाई? फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है वो आइडेंटिफाइबिलिटी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको लाइफ के अंदर कभी भी ग्रो करना है, ठीक है, तो आपके जो साथ है, जो आपसे आगे हैं, आप उनसे कंटिन्यूसली सीखते जाइए। अगर जैसे मैं आप कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अब अकाउंट के अंदर जो बेस्ट फैकल्टी है, जैसे परवीन शर्मा सर हो गए, या परवीन जिंदल सर हो गए, या और भी जो भी फैकल्टी, सार्थक जैन सर हो गए, तो जब तक मैं इनसे सीखूंगा नहीं, मैं इनसे कम्पीट करने की कोशिश करूँगा, तब तक मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक मैं इनसे सीखता रहूँगा कि हाँ इन्होंने ऐसा क्या किया है जिनसे ये यहाँ तक पहुँचे, तो मैं हमेशा क्या होऊंगा, उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और जब मैं उनको स्टडी करूंगा तो मुझे उनकी दोनों बातें पता चलेगी कि उन्होंने क्या किया, किस वजह से वो यहाँ तक पहुंचे, उनमें क्या क्या क्वालिटी थी, और इसके साथ मुझे ये भी पता चलेगा कि उनकी डिसक्वालिटी भी क्या है। तो मैं दोनों चीज़ों में फ़ायदा होगा, क्वालिटीज़ मैं भी अडॉप्ट करूँगा, ठीक है, और डिसक्वालिटी जो उनकी है वो मैं उनसे क्या हो सकता हूँ, दूर हो सकता हूँ। तो अगर आप किसी में भी हो, किसी भी फील्ड के अंदर जाते हो आगे लाइफ के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, तो आपके कंपटीटर होंगे। जैसे आप प्रैक्टिस में जाओगे तो प्रैक्टिस के अंदर भी आपके बहुत सारे साथी होंगे जो प्रैक्टिस में आपके साथ कम्पीट करेंगे, ठीक है, या फिर आप जॉब में जाओगे तो वहाँ भी कम्पीट होगा, ठीक है, या फिर और कोई बिजनेस करोगे तो वहाँ भी कंपटीशन होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपटीटर आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। जो कंपटीटर है वो आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, और आपको जब भी टाइम मिले आप उसको फॉलो कीजिए, उसको स्टडी कीजिए, तो आपको क्या होगा, पूरा पता चलेगा कि आपको भी क्या करना चाहिए। समझ आ रही बात? हो सकता है उससे आपको कुछ दो आइडिया जो है वो अच्छे आइडियाज भी मिल सके, ठीक है। वापस आते हैं AS 26 पे। क्या है, कोर्स ख़त्म होने पे आता है तो थोड़ा बातें निकल जाती है। चलो ठीक है, आते हैं वापस। आइडेंटिफाइबिलिटी। अब आइडेंटिफाइबिलिटी का क्या मतलब कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट कब आइडेंटिफाइबल मानी जाएगी। आइडेंटिफाई मतलब
हम उसके बारे में पता कर सकें। अब यूँ देखो जैसे टैली का सॉफ्टवेयर है, तो टैली का सॉफ्टवेयर है जो कब माना जाएगा कि उसको हम इंटेंजिबल एसेट मान सकते हैं, जब वो आइडेंटिफाइबल हो। अब कब मानेंगे कि वो आइडेंटिफाइबल है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर है जो सीटी के अंदर पड़ा है, तो कब मानेंगे कि वो आइडेंटिफाइबल है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ बातें यहाँ पर की है, बातें करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, फिर इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट रिक्वायर दैट एन इंटेंजिबल एसेट बी आइडेंटिफाइबल। वो कह रहा है कि एज 26 जो है वो कहता है कि इंटेंजिबल एसेट होने के लिए आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। सही बात है। टू बी आइडेंटिफाइबल, और आइडेंटिफाइबल होने के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट इंटेंजिबल एसेट इज़ क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम द गुडविल। उसके लिए पहला तो उन्होंने क्या कहा कि इंटेंजिबल एसेट है जो गुडविल से अलग होना चाहिए। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? देखिए, गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा वो पूरा का पूरा अलग होगा, और गुडविल का डिस्कशन पूरा का पूरा अलग होगा, जो हम अभी करेंगे इंटेंजिबल एसेट में ही करेंगे। An intangible asset can be clearly different from the goodwill if the asset is separatable। अगर हम क्या कर सकते हैं, उस एसेट को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टैली जो है उसको अगर हम उस सॉफ्टवेयर को हम कब मान लेंगे कि वो आइडेंटिफाइबल है, जब हम टैली के सॉफ्टवेयर को उस कंप्यूटर से अलग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर जो सेपरेट होके रन ही नहीं करते हैं, तब तो क्या वो सर, और ऐसे बहुत सारे क्या लगभग सारे सॉफ्टवेयर ऐसे जो बिना कंप्यूटर के या बिना लैपटॉप के कौन सा सॉफ्टवेयर काम करेगा, तब तो सर सेपरेट तो उनको कर ही नहीं सकते, तो फिर वो सेपरेट अलग से आइसोलेटेड तो वो काम ही नहीं कर सकते, तो क्या वो इंटेंजिबल एसेट कभी बनेंगे ही नहीं। समझ पा रहे बात? डाउट तो क्रिएट हुआ कि भाई टैली का सॉफ्टवेयर जब तक लैपटॉप नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा। आपने कहा कि सेपरेट कर सके, ऐसा होना चाहिए, तो सेपरेट तो कर नहीं सकते, क्योंकि उसको सेपरेट करोगे अगर लैपटॉप से तो वो काम ही नहीं करेगा। अब बाहर हवा में कौन सा टैली का सॉफ्टवेयर काम करेगा? सर कंफ्यूज हो गए। चलो मैं भी हो गया, आगे देखते हैं क्या बताता है। एन एसेट इज सेपरेबल इफ द एंटरप्राइज कुड रेंट, सेल, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूट द स्पेसिफिक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एट्रीब्यूटेबल टू एसेट विदाउट आल्सो डिस्पोजिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट फ्लो फ्रॉम अदर एसेट यूज इन द सेम रेवेन्यू अर्निंग एक्टिविटी। उन्होंने कहा सेपरेटेबल का मतलब ऐसा नहीं कि वो सेपरेटली यूज़ करें, क्योंकि कई सारी इंटेंजिबल एसेट है वो किसी और एसेट के साथ ही यूज़ होती है। ठीक है, हम सेपरेटेबल तब मान लेंगे जब उससे होने वाला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है उससे हम अलग से पता कर सकें, मतलब उससे हम किराए पे दे सकते हैं, हम उसको सेल कर सकते हैं, या उससे होने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को अलग से मेजर कर सकते हैं कि भाई ये टैली का सॉफ्टवेयर है, ये लगाया, इसकी वजह से मुझे ये फ़ायदा हुआ। अगर मुझे ये पता चल रहा है, या फिर मैं इस टैली के सॉफ्टवेयर को किसी को सेल कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको किसी को किराए पर दे सकता हूँ, तो मैं उसे क्या मान लूँगा? सेपरेटेबल मान लूँगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अलग से यूज हो। दो सेपरेटेबिलिटी इज़ नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर आइडेंटिफाइबिलिटी, और उसके साथ साथ उनका सेपरेटेबिलिटी जो है वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आइडेंटिफाइबल होने के लिए सेपरेटेबिलिटी होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मेजर है लेकिन 100% यही नहीं है। इफ़ एन एसेट जनरेटेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अदर एसेट, द एसेट इज आइडेंटिफाइबल इफ द एंटरप्राइज कैन आइडेंटिफाई द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट विल फ्लो टू द एसेट। वो कह रहा है कि कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो किसी और एसेट के साथ ही काम करते हैं, जैसा टैली का सॉफ्टवेयर हो गया, तो वो उनको सेपरेटेबिलिटी की कंडीशन नहीं देखनी। आइडेंटिफाइबल कब मान लेंगे? जब उससे होने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उस केस में हम उसको आइडेंटिफाइबल मान सकते हैं। तो डिस्कशन कैसा गया कि आइडेंटिफाइबिलिटी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सेपरेटेबिलिटी होना चाहिए। सेपरेटेबिलिटी के लिए उन्होंने क्या कहा कि वो भी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, और सेपरेटेबिलिटी पता करने के लिए उससे होने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को हम आइडेंटिफाई कर सकें, या फिर हम उसको रेंट पे दे सकें, या हम उसको सेल पे दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई एसेट ऐसी है जो किसी और एसेट के साथ यूज होती है, अकेले आइसोलेटेड यूज़ नहीं होती, तो उस केस के अंदर क्या कहा कि अगर उस एसेट से होने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर हम पता कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या मान ली जाएगी? आइडेंटिफाइबल मान ली जाएगी। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एसेट, ठीक है, एसेट विच आर नॉट मॉनेटरी, तो वो क्या हो जाएगी? नॉन मॉनेटरी एसेट। ठीक है, और मॉनेटरी एसेट की डेफिनेशन क्या है जो हमने, which is not a monetary asset। और नॉन मॉनेटरी एसेट कौन सी? जिसकी वैल्यू जो फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट में होती है। ठीक है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अब विदाउट फिजिकल सब्सटेंस का मतलब क्या? अब देखो, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस का मतलब क्या है कि भाई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। अब जो सॉफ्टवेयर है, जैसे गेमिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर आपका एंटीवायरस आपने खरीदा, तो एंटीवायरस एक्चुअल के अंदर तो वो सीडी के अंदर है, तो सीडी तो फिजिकल सब्सटेंस है। समझ पा रहे हो? या फिर आपने पेटेंट करवाया, तो पेटेंट करवाया तो वो डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट हो गया उसका फिजिकल सब्सटेंस। समझ पा रहे हो?
तो यहाँ पर एज 26 ने थोड़ा सा क्लियर किया कि फिजिकल सब्सटेंस का मतलब ये नहीं है कि यह जो आप जिसका फिजिकल सब्सटेंस कह रहे हो ना कि सीडी है या उसका डॉक्यूमेंट है, तो ये जो है वो उस चीज़ का फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, उस सॉफ्टवेयर का फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। यह उसको कैरी करने के लिए कोई फिजिकल सब्सटेंस का सहारा लिया जा सकता है। समझ पा रहे हो बात? कैरी करने के लिए फिजिकल सब्सटेंस का सहारा लिया जा सकता है। एस ने कहा कि इधर आओ, तुमने क्या कहा कि सर सॉफ्टवेयर का तो ये सीडी है जो फिजिकल सब्सटेंस हो गया। तो उसे एस ने कहा कि वैल्यू किसकी, सीडी की है या सॉफ्टवेयर की? हमने कहा सॉफ्टवेयर की। तो उन्होंने कहा कि हम उसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं मानेंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर अभी भी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है। सीडी जो है वो क्या है, उसको कैरी करने के लिए मीडियम है। वैल्यू जो है वो उन कागज़ की नहीं, कागज़ 4 मैं आपको दूसरे दे दूँ, क्या उनकी वैल्यू सेम होगी क्या? नहीं। कागज़ की जो है जिस पेटेंट का राइट दे रहा है ना, जिस पेटेंट का वैल्यू जो है वो किसकी, उस पेटेंट की है। तो पेटेंट जो है वो अभी भी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है। उसको कैरी करने के लिए ज़रूर आपने पेपर वगैरह लिया, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। समझ पा रहे हो? तो इंटेंजिबल एसेट जो खुद है वो क्या होनी चाहिए, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। उसको कैरी करने के लिए कोई फिजिकल सब्सटेंस का यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया। साहब एसेट हो गई और इंटेंजिबल एसेट भी हो गई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की। एसेट थी क्योंकि वो कंट्रोल में थी, ठीक है, और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमारी तरफ फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। और वो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन आइडेंटिफाइबिलिटी हमने कर लिया, नॉन मॉनेटरी जो था वो कर लिया, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है वो क्लियर कर लिया, और वो हमारे प्रोडक्शन में या रेंडरिंग में या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में यूज हो रहा है, यहाँ तक तो कर लिया। अब हम इंटेंजिबल एसेट को हमारी बुक के अंदर लिखना चाहते हैं। उन्होंने कहा रुको, लिखने से पहले एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, आपको रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल करना है। हमने कहा ये रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या है, तो उन्होंने कहा इधर आओ, इट इज़ प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू एसेट विल फ्लो टू एंटरप्राइज। पहली बात तो कि जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो एंटरप्राइज की तरफ फ्लो होने चाहिए। हमने कहा ये तो हमने एसेट की डेफिनेशन में पता कर लिया था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया कंडीशन एक तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटरप्राइज की तरफ फ्लो होना चाहिए, एंड द कॉस्ट ऑफ एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और एसेट की कॉस्ट जो वो पता कर सकें, रिलायबली पता कर सकें। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा, और उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस इंटेंजिबल एसेट को हमारी बुक के अंदर लिख सकते हैं। और कॉस्ट मेजरेबिलिटी जो है, इसी फैक्टर के हिसाब से इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो आप अपने बुक के अंदर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एज 26 कहता है कि अगर इंटरनली जनरेटेड गुडविल है तो उसके लिए आपने कितनी कॉस्ट इनकर की उसका पता लगाना मुश्किल है। समझ पा रहे हो? तो इस वजह से इंटरनली जनरेटेड गुडविल को एज 26 ने मना किया। क्यों? क्योंकि वो रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया का सेकंड पार्ट जो है, बी पॉइंट है, जो कॉस्ट मेजरेबिलिटी है, ये वाला फुलफिल नहीं कर पाता, और इस वजह से उसको क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया कि भाई तुम इंटरनली जनरेटेड गुडविल को अपने बुक के अंदर ना ही लिखिएगा। क्लियर है? तो रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू एंटरप्राइज, और प्लस उसके अलावा क्या है, कॉस्ट जो है वो क्या हो, मेजरेबल हो, रिलायबल। अगर ये कंडीशन है तो फिर वो क्या बन जाएगी, इंटेंजिबल एसेट बन जाएगी। और अदरवाइज अगर रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, ठीक है, तो उस वजह तो स्टॉप कर दीजिएगा, उसे मत लिखिएगा। और इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो है वो, इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो है वो यहाँ से होती हुई बाहर चली जाती है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल यहाँ से होती हुई बाहर चली जाती है। क्यों? क्योंकि इंटरनली जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट मेजरेबल नहीं होती, ऐसा एज 26 मानता। और सही बात है भाई, इंटरनली जनरेटेड गुडविल ऐसा तो है नहीं कि आपने एक इवेंट किया और गुडविल क्रिएट हो गए। समझ पा रहे हो बात? भाई मैंने आज तक जो काम किए जीवन भर, उसमें से उन सारे कामों से मिलके मेरी गुडविल क्रिएट की गई। अब मैंने कोई स्पेसिफिक काम ऐसा करूँगा क्या कि नहीं ये काम तो मैं सिर्फ गुडविल क्रिएट करने के लिए ही करूँगा, नहीं, और उससे कोई गुडविल क्रिएट होगी क्या? नहीं होगी। क्लियर है? तो वो कह रहा है इंटरनली जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट मेजरेबल नहीं होती एज 26, इसलिए उसको रिकॉग्नाइजेशन से मना करता है। तो सर अब तो समझ आ गया कि इंटेंजिबल एसेट हमारी बुक के अंदर कब लिखेगा, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब उसके बाद में ये बात कर रहा है कि इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बात करेगा। पहली बार जब हम एसेट लेके आएंगे तब कैसे रिकॉग्नाइज करें, इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन कब होगा,
तब तो रिकॉग्नाइजेशन के लिए रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया वो जब फुलफिल होगा तभी इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन होगा। पहली बार इनिशियल मतलब पहली बार रिकॉग्नाइजेशन कब होगा, व्हेन रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल। जिस दिन रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल होगा उस दिन हम क्या कर देंगे, उसको हमारी बुक के अंदर एज इंटेंजिबल एसेट लिख देंगे। और वो कब होगा, जब ये दोनों चीज़ें होगी। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, इंटरनली जो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन होगा उसमें अमाउंट कितना लिखा जाएगा, मतलब इंटेंजिबल एसेट को किस वैल्यू पे लिखा जाएगा। समझ पा रहे हो बात, क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो इंटेंजिबल एसेट है जब पहली बार लिखोगे तो कितने रुपयों से लिखोगे, उसकी वैल्यू क्या लिखोगे। समझ आ रही बात। तो अब अलग अलग सिचुएशन है। पहला हमने क्या किया, सेपरेटली एक्विजिशन किया, उसका अलग से खरीदा उसको। सेकंड अमालगमेशन के रूप में खरीदा। थर्ड एक्विजिशन बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है, एक्सचेंज ऑफ एसेट है, या फिर इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, या फिर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट अदर देन गुडविल है। लंबा डिस्कशन आराम से करेंगे, ठीक है, और समझते हुए करेंगे। अगर एसेट को आपने इंटेंजिबल एसेट को अलग से खरीदा है, जैसे मैंने 1000 रुपये दिया और क्विक किल का सॉफ्टवेयर लिया, ठीक है, तो उस केस के अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। कंसिडरेशन पेड या टू बी पेड, ठीक है, इन कैश और काइंड कैसे भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो वो क्या मिल जाएगा, एसेट का वैल्यूएशन हो जाएगा कि क्विक किल कितने का, 1000 रुपये का। वो मैंने कैसे दिया, मैंने 500 रुपये के एसेट दिए, 500 रुपये चॉकलेट दिए, जैसा भी दिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आ रही बात। तो अगर सेपरेटली एक्विजिशन होगा तब तो उसका कंसिडरेशन आसानी से मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट कंप्राइजेज इट्स परचेज प्राइस। ये देखो एसेट के मामले में और इन्वेंट्री के मामले में आपको पता ही है, क्या पता है सर, एसेट में सारी कॉस्ट ऐड होगी कब तक की, जब तक कि एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए। इन्वेंट्री में सारी कॉस्ट ऐड होगी कब तक की होगी, जब तक एसेट रेडी टू सेल ना हो जाए, ठीक है। तो जब तक एसेट रेडी टू यूज़ नहीं हो जाती तब तक की सारी कॉस्ट है जो उसमें ऐड होगी। नॉर्मल होनी चाहिए, अब नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेडी टू यूज वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। एस क्या यूज़ करता है, प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर लगे वो सारे इसमें कॉस्ट में ऐड होंगे, ठीक। और प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने के लिए सारे जो एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर, वो सारे क्या करेंगे, कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे। ऐसा हर कोई बताता है। ऐसा कैसा एज 2 बोलेगा, ऐसा कैसा एज 10 बोलेगा, ऐसा कैसा एज 26 बोलेगा। लेकिन एज 2 में प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन का मतलब क्या है, रेडी टू सेल है। एज 10 में प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन का मतलब रेडी टू यूज है। और एज 26 में प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन का मतलब क्या है, रेडी टू यूज है। शाबाश, वेरी गुड। द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट कंप्राइजेज इट्स परचेज प्राइस इंक्लूडिंग एनी इम्पोर्ट ड्यूटी और अदर टैक्स अदर देन दोज सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम द टैक्सिंग अथॉरिटी। अगर कोई आपने परचेज वक्त ऐसा टैक्स दिया जो बाद में वापस क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, तो उस केस के अंदर आईएएस कहता है कि आप ये मान लो कि आपने सरकार को पैसा उधार दिया, क्योंकि अभी कॉस्ट लगी है लेकिन बाद में वापस रिकवर हो जाएगी, तो उसको कॉस्ट में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग द एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर जो करना पड़ा एसेट को रेडी टू यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे आप क्या कहते हो, प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने के लिए। रेडी टू यूज वर्ड मैंने यूज किया, आप क्या करोगे, उसको एग्जाम में क्या लिखोगे, प्रेजेंट लोकेशन टू ब्रिंग एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है। और प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन का मतलब क्या है, रेडी टू यूज। If an intangible asset is acquired in exchange for the share or other security of reporting enterprise, the asset is recorded at its fair value and the fair value of security issued whichever is more clearly evident। अब आपने क्या किया, एक इंटेंजिबल एसेट ली और उसके बदले में कुछ शेयर और सिक्योरिटी दी, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या कहा कि अगर एक्सचेंज है तो उस केस के अंदर देखिए जो आपने एसेट ली उसकी वैल्यू क्या क्लियरली एविडेंट है। क्लियरली एविडेंट मतलब कि इसकी वैल्यू क्या मार्केट के अंदर क्लियरली पता चलती है, उसकी फेयर वैल्यू वगैरह कुछ है क्या। हमने कहा कि हाँ है, तो उन्होंने कहा उसके हिसाब से लिख दीजिए। अब वो नहीं है तो जो एसेट गई है, सॉरी पहले जो एसेट गई है उसकी फेयर वैल्यू पता करो। अगर वो एसेट की फेयर वैल्यू पता है तो उसके हिसाब से वैल्यू कर दो। अगर वो नहीं है तो जो आई है उसकी फेयर वैल्यू पता करो, उसके हिसाब से वैल्यूशन कर दो। तो एक्सचेंज के केस में क्या होगा, जो एसेट गई है उसकी या जो एसेट आई है उसमें से जिसकी फेयर वैल्यू क्लियरली एविडेंट है, जो क्लियरली पता चल जाती है, तो उसको हम उसके हिसाब से वैल्यूशन करेंगे। जैसे क्या हुआ, आपने इंटेंजिबल एसेट खरीद के बदले में किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर दिया, तो लिस्टेड कंपनी के शेयर की वैल्यू बहुत आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, पता कर सकते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप क्या कर दीजिए, उसका
वैल्यूएशन कर दीजिए। बदले में आपने अनलिस्टेड कंपनी के शेयर दिए, तो अनलिस्टेड कंपनी के जो शेयर होते हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी क्लियरली एविडेंट नहीं होती। तो उस केस के अंदर पता करोगे जो आपने एसेट खरीदी क्या उसकी वैल्यू क्लियरली एविडेंट है। सपोज आपने ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदा जो जनरल सॉफ्टवेयर और उसकी प्राइस जो नॉर्मली पता रहती है मार्केट में, हर किसी को, चाहे किसी भी दुकान पर जाओ तो उसको 50,000 रुपीज़ के अंदर मिलता है, तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन कर दीजिए। ठीक है। अमालगमेशन के अंदर सर क्या, अमालगमेशन के अंदर आपको पता हो तो एस 14 है। एस 14 के अंदर जो है, एस 14 के अंदर क्या है भाई, एस 14 के अंदर क्या है, एस 14 के अंदर, एस 14 के अंदर परचेज मेथड है। और परचेज मेथड के अंदर क्या है, परचेज मेथड के अंदर अगर एक्सेस पेमेंट होता है तो गुडविल क्रिएट होता है, और उस गुडविल को क्या करना होता है आपको 5 ईयर में राइट ऑफ करना है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो उसके इसके अंदर आपको क्या करना होगा, उसका एविडेंस देना होगा कि क्यों उसको ज़्यादा सालों तक कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है। ये गुडविल जो होती है वो क्या होती है, एक्सेस पेमेंट होती है। ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो इंटेंजिबल एसेट है इसके बारे में मैं बात नहीं करता, इसके बारे में एस 14 बात करता है, और आपने एस 14 में अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आप एस 14 की बातें सुन लीजिए। हमने कहा ठीक है, एक्विजिशन बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट मिले उसमें उस वक्त कुछ पैसा सपोज गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दिया उसमें, तो क्या होगा, एज पर एस 12 होगा, एज पर एस 12 होगा। और एस 12 क्या कहता है, एस 12 आपके पास 2 ऑप्शन देता है। 2 ऑप्शन कौन कौन से देता है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट है तो आप क्या करो, एडजस्ट फ्रॉम कॉस्ट से एडजस्ट कर दो, या फिर क्या कर दो, एडजस्ट फ्रॉम कॉस्ट, या फिर उसको डेफर भी कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे आपके दोनों में से जो भी ऑप्शन है, ठीक है। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई कोई इंटेंजिबल एसेट, अगर एस 12 वगैरह में कहीं दिक्कत है तो आप देख सकते हैं, वो फर्स्ट ग्रुप वाले में पढ़े ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई एसेट मिल जाए तो उस केस में क्या लिखा जाएगा, कितने पे लिखा जाएगा, नॉमिनल वैल्यू पे लिखा जाएगा। ठीक है। ये एस 12 छोटा सा ही है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, बाकी ना भी देखोगे तो आपने पढ़ ही रखा होगा। एक्सचेंज ऑफ एसेट, अगर एसेट को एक्सचेंज करते हो, एक इंटेंजिबल एसेट लिया और दूसरे में बदले में कोई दूसरी इंटेंजिबल एसेट या कोई टेंजिबल एसेट दी, तो उस एसेट में जो इंटेंजिबल एसेट आई उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे, तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ एसेट गिवन और फेयर वैल्यू लिख दो, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट acquired whichever is more clearly evident। अब सपोज आपने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर ऐसा दिया और बदले में एक सॉफ्टवेयर ऐसा लिया है। ठीक है। जो सॉफ्टवेयर दिया वो कैसा है, जनरल सॉफ्टवेयर है, और वो उसकी वैल्यू जो मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है। और जो आपने लिया वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर लिया, मतलब स्पेसिफिकली आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवाया, ऐसा बाकी कहीं पे भी मिलता नहीं। तो क्योंकि पता है आपको जनरल सॉफ्टवेयर है, उसकी वैल्यू जो है आसानी से पता चल जाती है, तो जिसकी वैल्यू क्लियरली एविडेंट है उसके हिसाब से वैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल में क्या कहा कि एस 26 क्या कहा, एस 26 कहता है कि इसकी कॉस्ट मेजरेबल नहीं है। ठीक है। इसकी कॉस्ट मेजरेबल नहीं है। ठीक है। सो वी विल इग्नोर इट, हम मुंह फेर लेंगे इससे, हम इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, हम इसको लिखेंगे भी नहीं। समझ पा रहे हो। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल के लिए एस 26 ने क्या कहा, यह जो इंटेंजिबल एसेट है भाई, इसकी कॉस्ट मेजरेबल नहीं है, इस वजह से यह रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, इस वजह से इंटरनली जनरेटेड गुडविल को आप अपनी बुक के अंदर ना ही लिखोगे। हमने कहा सर इंटेंजिबल एसेट के अलावा बाकी जो इंटेंजिबल एसेट है उनका क्या करें, उन्होंने कहा कैसे, हमने कहा कोई सॉफ्टवेयर बना है इंटरनली जनरेटेड, क्या उसको भी नहीं लिखेगा, उन्होंने कहा नहीं, अगर गुडविल के अलावा और कोई इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है तो उस केस में आगे चलो। हमने कहा कि आगे चल के इंटरनली जनरेटेड एसेट अदर देन गुडविल, अगर अदर देन गुडविल है तो उन्होंने कहा कि उसके 2 फेज होंगे। हमने कहा कैसे, कि भाई जैसे मेरे पास एक आइडिया आया कि भाई बाल बहुत झड़ते हैं, जो भी सीए करते हैं उनके बाल बहुत झड़ते हैं, इस वजह से एक ऐसा स्पेसिफिक शैम्पू बनाया जाए जो
CA स्टूडेंट जब CPT में आया तब से यूज़ करे और CA फाइनल जब कंप्लीट करके बाहर निकले तब तक उसको यूज़ करें, तो उसके बाल जो है वो घने और शानदार रहें, क्योंकि स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। तो वो स्पेसिफिक उस स्ट्रेस के लेवल को मेंटेन करके ऐसा शैम्पू बनाना ताकि उसके बाल जो है वो घने ही घने रहे, कभी बाल झड़े ही नहीं। ऐसा कोई शैम्पू बनाने का अपने दिमाग के अंदर आइडिया है, ठीक है। अब अपन उसकी रिसर्च में लगे, रिसर्च में लगे कि कैसे करें, ठीक है। अभी तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है, फिर एक टाइम आएगा जब लगेगा कि हाँ यार ये शैम्पू बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि उसको बनाने के लिए जो रिसोर्सेज वगैरह वो सारे अवेलेबल है या नहीं, और फिर हम उसको बनाना शुरू करेंगे और टेस्टिंग वगैरह करते एक दिन ऐसा आएगा कि वो शैम्पू बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ दिक्कत ये होती है कि किस किस को हम क्या करें, कॉस्ट के अंदर ऐड करें और किस किस को कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं करें। जो शैम्पू की जो कॉस्ट होगी, उसकी जो पेटेंट बनेगा, जो फॉर्मूले का जो पेटेंट होगा, जो उसकी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यूशन के लिए किस किस को कॉस्ट का हिस्सा माने। तो उन्होंने कहा कि जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट होगा उसके 2 फेज़ होते हैं। जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, अच्छा सर ये दोनों वर्ड हमेशा साथ में होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, हर जो भी इंटेंजिबल एसेट बनेगी उसके 2 फेज़ होंगे। एक फेज़ होगा रिसर्च फेज़, जिसके अंदर आप रिसर्च कर रहे हो कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हो बात, कि भाई मैं यहाँ से गायब होके कहीं पे भी जा सकूँ, ऐसा कुछ क्रिएट करना है, ठीक है। वैसे ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है, अभी लगता है इम्पॉसिबल, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि एक कहाँ था, ब्रिटेन या ऐसा कहीं था, उस आदमी को क्या एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के बाद में क्या उसको जो रेडियो है वो सुनाई देता, मतलब कुछ भी नहीं लगा हुआ और उसको रेडियो सुनाई दे रहा है, और उसका माइंड जो वो इस तरीके से काम करने लग गया कि रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो पकड़ने लग गया। तो उसके बाद से साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि भाई माइंड में ऐसी कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता है, और जब रेडियो की फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता है तो वो टीवी की फ्रीक्वेंसी भी पकड़ सकता है। तो मतलब ऐसा इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि भाई अपने पास एक स्विच हो जिससे क्या हो, ऑन करते से सीधा रेडियो सुनाई देने लगे कान में, कोई रेडियो लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ऑन करते से टीवी दिखने लग जाए, ठीक है। तो एक फेज़ होता है रिसर्च फेज़, जिसके अंदर हमें कंफर्म नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और फिर एक फेज़ ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद में क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा क्या ऐसा हो सकता है, और फिर हम पता करेंगे कि क्या हमें अब इसे आगे बनाना है या नहीं बनाना। क्लियर है। फिर रिसर्च फेज़ कंप्लीट होगा और फिर क्या आएगा, डेवलपमेंट फेज़ आएगा। फिर क्या आएगा, डेवलपमेंट फेज़ आएगा। अब दिक्कत क्या है कि रिसर्च फेज़ कब कंप्लीट होगा और कब डेवलपमेंट फेज़ है जो शुरू होगा। तो उसके लिए ACE26 ने क्या किया है, ACE26 ने कुछ क्राइटेरिया दिया है कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन जिस दिन सेटिस्फाई हो जाए उस दिन आप मान लीजिएगा कि रिसर्च फेज़ कंप्लीट हो गया और डेवलपमेंट फेज़ में आ गया। हमने कहा क्या, द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज और सेल। सबसे पहले तो आप क्या देखिए कि क्या टेक्निकल फिजिबल है या नहीं। आप जो रिसर्च कर रहे हो उसमें जिस दिन आपको पहले तो क्या पता करना होगा, टेक्निकल फिजिबिलिटी आई या नहीं आई, मतलब क्या टेक्निकली ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं बन सकता, क्या टेक्निकली ऐसा शैम्पू बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। हमने कहा ठीक है, हमने रिसर्च किया, इतने 5-6 साल हो गए रिसर्च करते करते, बाल लंबे हो चुके हैं, दाढ़ी लंबी हो चुकी है, और अब हम इस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे टेक्निकली ऐसा शैम्पू बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद में चेक करो इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट अ इंटेंजिबल असेट एंड यूज और सेल इट। अब आप पता करो कि क्या आपका इरादा है वाकई इसे बनाने का और इसे सेल करने का, इसे यूज करने का। हमने कहा यार इरादा क्यों नहीं भाई, इरादा है। फिर उन्होंने कहा, फिर पूछो कि इट्स एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। जो इंटेंजिबल एसेट जो आप बना रहे हो उसको क्या आप यूज करने की एबिलिटी है आपके पास, क्या उसको सेल करने की एबिलिटी है। सेल करने की भी एबिलिटी होती है कैसे, जैसे सपोज मेरे को कोई साबुन बनाने का फॉर्मूला दे दे तो मैं साबुन को सेल करना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता उस इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से सेल वगैरह किया जाता है। या फिर जैसे मेरे को कह दिया कि मूवी जो है वो लॉन्च करनी है, तो मूवी लॉन्च करने का मेरे पास कोई आइडिया है नहीं, ठीक है, तो मैं उसको लॉन्च नहीं कर सकता। जो उसका काम पर्टिकुलरली कर रहा है वो आराम से कर सकता है। समझ आ रही बात। तो वैसा ये जो आपके जो रिसर्च से जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या आपका इरादा है कि उसे यूज करोगे, उसे सेल करोगे, मतलब उससे अल्टीमेटली यूज और सेल कहा है ये तो, बाकी एक्चुअल इंटेंशन क्या है कि उससे होने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे, वो उसको लेने का आपका इरादा है कि नहीं। हमने कहा क्यों नहीं है भाई, है ही। फिर उन्होंने कहा हाउ इंटेंजिबल एसेट
how the intangible asset will generate probable future economic benefit. Among other things, the enterprise should demonstrate the existence of market for the output of intangible asset or intangible asset itself, or if it is to use internally the usefulness of intangible asset. क्या कहा सर उसने कहा कि भाई आप ये भी पता करो कि क्या आपका जो ये इंटेंजिबल एसेट बनेगा, इससे जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको कुछ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मतलब क्या अल्टीमेटली आप जो प्रोडक्ट बनाओगे उससे या फिर जिस तरीके से यूज़ करोगे, जो सर्विस दोगे, उससे कुछ आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। हमने कहा हाँ होगा। हमने कहा कि अगर हम इंटरनली जनरेटेड यूज़ करें तो उन्होंने कहा पता करो कि उस इंटरनली जनरेटेड यूज़ करने से आपको कुछ उसकी यूज़फुलनेस होगी या नहीं होगी। हमने कहा हाँ यूज़फुलनेस होगी, मतलब अल्टीमेटली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने कहा मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है। The availability of adequate technical or financial or other resources to complete the development and use or sale of intangible asset. फिर उसने कहा कि क्या जो नेसेसरी रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है या नहीं है। सपोज उसके लिए कोई ऐसा एक पौधा चाहिए जो अमेरिका के अंदर और हम उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते, अमेरिका ने मना कर रखा है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे इस पौधे को, ठीक है। तो क्या वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है? नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो पता करो कि इसको बनाने के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए क्या क्या वो रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं। अगर वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है या हम एक्वायर कर सकते हैं तो फिर बात बताओ। हमने कहा कहाँ सारे रिसोर्सेज हम एक्वायर कर सकते हैं। इट्स एबिलिटी टू मेजर द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, रिलायबिलिटी। ये फिर ये दोनों तो जो है ये दोनों मिलके क्या है जो आपकी रिकॉग्नाइजेशन वाली कंडीशन है वो यहीं पर साथ में बात कर रहे हैं कि क्या उसकी कॉस्ट जो है वो मेजरेबल है, उसके रिलेटेड होने वाला एक्सपेंडिचर को आप मेजर कर सकते हैं। हमने कहा हाँ कर सकते हो। तो सर क्या ऐसा याद करना है? नहीं, आपको याद करने के लिए मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। पहला क्या चेक करना है? टेक्निकल फिजिबिलिटी, ए पॉइंट। बी इंटेंशन टू कंप्लीट। इंटेंशन टू कंप्लीट मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे क्लोन का जो है वो रिसर्च किया साइंटिस्ट ने और फिर उन्होंने कहा कि यार ये जो क्लोन वाला रिसर्च अगर सक्सेस हो गया उसके बाद में हर जो पॉपुलर आदमी होगा वो क्या करवाएगा, अपना क्लोन बनवाएगा, ठीक है। और फिर उनको लगा कि इसकी वजह से ज़्यादा खतरा है तो उन्होंने क्या किया, उसका इंटेंशन जो था वो कंप्लीट मतलब ख़त्म कर दिया। या फिर जैसे रोबोट बना रहे थे अपन, चिट्टी बना रहे थे और अब अपने को लगता है यार इस चिट्टी को बना दिया तो कल को ये चिट्टी अपने को मार देगा, ठीक है। तो अब अपने को पता है इसको बना सकते हैं लेकिन हमारा इंटेंशन ख़त्म भी हो सकता है, हम उसको मना भी कर सकते हैं कि नहीं अब हम इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। इंटेंशन टू कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड क्या है? एबिलिटी टू यूज और सेल। एबिलिटी टू यूज और सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, उसको हम यूज कर सकें, सेल कर सकें, ठीक है। फिर डी कंडीशन, उससे कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए। और उसके बाद में क्या है? डी के बाद में ई जो है वो क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज। और उसके अलावा जो अदर जो रिसोर्सेज है वो सारे के सारे अवेलेबल होने चाहिए। और लास्ट जो है उसकी क्या होनी चाहिए? कॉस्ट जो है वो मेजरेबल होनी चाहिए। कॉस्ट मेजरेबल। जिस दिन ये 6 की 6 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी उस दिन आप मान लीजिएगा कि आप रिसर्च फेज से कहाँ चले गए? डेवलपमेंट फेज में चले गए, ठीक है। हमने कहा रिसर्च फेज का मतलब क्या और डेवलपमेंट फेज का मतलब क्या? तो उन्होंने कहा रिसर्च फेज के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, यहाँ पर रिसर्च फेज में जो भी एक्सपेंडिचर होंगे उनको क्या करो? चार्ज टू P&L, उसको क्या करो? P&L में चार्ज करो, ठीक है। डेवलपमेंट फेज के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर हो उनको क्या करो? इंटेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोग्रेस नाम से चार्ज करो। मतलब इसको क्या करो?
कैपिटलाइज करो, डेवलपमेंट फेज के अंदर क्या करो, कैपिटलाइज करो। समझ पा रहे बात? उसको क्या कर रहे हो, इंटेंजिबल एसेट अंडर प्रोसेस जो है उसमें कैपिटलाइज करो। और उसके बाद में फाइनली वो दिन आएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, और जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप क्या कर दीजिएगा, इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस से आप क्या कर दीजिएगा, इंटेंजिबल एसेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। और कंप्लीट किस दिन मान लिया जाएगा, जिस दिन ये क्या हो जाएगा, रेडी टू यूज़ हो जाएगा। क्लियर है? तो रिसर्च फेज चलेगा, 6 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, डेवलपमेंट फेज में आ जाएंगे, फिर कैपिटलाइजेशन करना शुरू कर देंगे, और जिस दिन एसेट रेडी टू यूज हो जाएगी उस दिन हम कैपिटलाइजेशन करना बंद कर देंगे। क्लियर है? समझ पा रहे हो? तो और ये 6 कंडीशन है जो आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इन 6 कंडीशन के बारे में, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर 1-2 पॉइंट है जो आप ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, मैंने कहा कि अब शैम्पू बनाना है और मैं सारा कुछ भूल गया। मैंने कहा कि अब छोड़ो, एडवांस अकाउंट कॉस्ट ये क्या पढ़ाना, सब छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बाल बचाना है। ठीक है, कि कल को सीए स्टूडेंट पे बाला मूवी नहीं बननी चाहिए, बस एक ही टारगेट। और इस हिसाब से क्या किया, लग गया मैं रिसर्च के अंदर। ठीक है, और रिसर्च किए जा रहा हूँ 6-7 साल हो गए, दाढ़ी बाल बढ़ चुके हैं। ठीक है, और मैं कंटिन्यू रिसर्च किए जा रहा हूँ। अब जो है मैं बाहर आया, मुझे लगा कि हाँ शैम्पू है जो अब बनने को तैयार है। ठीक है, अब बन ही जाएगा महीने 2 महीने के अंदर, और मैं वर्कर लगा दिया और वो काम कर रहे हैं। ठीक है, बाहर आया और मैंने कहा कि यार एक्सपेंडिचर जो सारे के सारे मैंने P&L में चार्ज किए, उसका कैपिटलाइजेशन करना शुरू कर देना चाहिए, तो मैं कैपिटलाइज कर देता हूँ। तो मैंने पता किया कि यार कैपिटलाइजेशन इन 6 कंडीशन को जिस दिन सेटिस्फाई हो जाती है उसी दिन से कैपिटलाइजेशन शुरू कर देना चाहिए था। अब ये जो 6 कंडीशन है वो तो 3 साल पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन मैं 3 साल से फिर भी क्या किया जा रहा हूँ, P&L में चार्ज किए जा रहा हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, P&L से पैसा लेके वापस क्या करना चाहता हूँ, कैपिटलाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने गलती से क्या कर दिया, मैं डेवलपमेंट फेज में आ चुका था, लेकिन गलती से मैंने क्या कर दिया, मान रहा था कि रिसर्च फेज में, और इस वजह से मैंने क्या कर दिया, तो उसको P&L में चार्ज कर दिया। अब मैं उसे क्या करना चाहता हूँ, कैपिटलाइज करना चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो इस 26 ने कहा ना साहब ना, अगर वंस एक्सपेंडिचर जो है वो चार्ज इन P&L कैन नॉट बी रिवर्स और कैपिटलाइज। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एक बार आपने P&L में चार्ज कर दिया फिर आप उसको वापस कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सर गलती से कर दिया, कोई बात नहीं, गलती से किया कोई बात नहीं, अब वापस कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड करते जाइए। ठीक है, लेकिन कैपिटलाइजेशन should not be more than its recoverable amount। सर मतलब आप कैपिटलाइज कीजिए, ठीक है, लेकिन कैपिटलाइजेशन के में इतना कैपिटलाइज मत कर दीजिए कि जितना उसका रिकवरेबल अमाउंट ही नहीं। सपोज मैंने इंटेंजिबल एसेट को बनाने में 500 करोड़ का खर्चा कर दिया, ठीक है, और अब इस साल मैंने 200 करोड़ का और खर्चा किया, लेकिन मुझे पता है कि इस जो इंटेंजिबल एसेट है उससे नेट जो टोटल मिला के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे वो 600 करोड़ से ज़्यादा नहीं होंगे। तो मैं कितने तक का कैपिटलाइज कर सकता हूँ? 500 करोड़ पहले कर चुका हूँ, ठीक है, अब 200 करोड़ और कर सकता हूँ क्या? नहीं, अभी सिर्फ 100 करोड़ ही और कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट 600 करोड़, तो वो मेरी मैक्सिमम लिमिट रहेगी, उससे ज़्यादा मैं कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकता। ये 2 कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी। ओके सर, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं कि भाई जैसे आप एसेट के केस में समझिए, सपोज आपने बाइक जो है वो ले ली, ठीक है, उस वक्त आपने बाइक का जो कैपिटलाइज किया और बाइक की कॉस्ट जो बाइक के अकाउंट के अंदर आपने लिखा, ठीक है। अब उसके बाद में सपोज कल को आपने क्या किया, बाइक में इंजन चेंज किया, तो क्या उस खर्चे को आप कैपिटलाइज कर सकते हो? या फिर उसका जो रिपेयर वगैरह का खर्चा किया, नॉर्मल जो आप मंथली उसको सर्विस करवाते हो वो सर्विस करवाए, तो क्या उसको कैपिटलाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो एस 10 क्या कहता है कि रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो कैपिटलाइज करो। अब एस 26 के पास आया कि हमने एक कोई इंटेंजिबल एसेट लिया और उसके बाद में उसको सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर और किया, क्या उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं क्या? उसने कहा कि एस 10 ने क्या कहा था, उसने कहा था रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो, तो इसने कहा कि सेम बात मैं कह रहा हूँ, रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो। हमने कहा कि रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया, तो उन्होंने कहा कि देखो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के लिए ये रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया, हमने कहा क्या
Subsequent of expenditure on intangible asset after its purchase or its completion should be recognized as an expenses when it incurred. ठीक है, अनलेस जब भी वो इनकर्ड होंगे तब हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, अनलेस एंड आफ्टर परचेज कंप्लीशन शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस, उनको क्या करेंगे एज एन एक्सपेंस ही लिखेंगे। ठीक है, अनलेस अगर ये कंडीशन हो गई तो हम कैपिटलाइज करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन के लिए ये कंडीशन हो गई, कैपिटलाइजेशन के लिए ये कंडीशन हो गई क्या, इट इज़ प्रोबेबल दैट एक्सपेंडिचर विल इनेबल द एसेट टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन एक्सेस ऑफ ओरिजिनल एसेट स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस, कि इस खर्चे की वजह से जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पहले होने वाले थे साहब उससे अब ज़्यादा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से रेवेन्यू इंक्रीज करो चाहे वो कॉस्ट में सेविंग करे। तो पहले जो हमें लग रहा था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर उस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में इंक्रीज होने वाला है तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेंटेन करें, कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ठीक है सर, समझ आई बात। और द एक्सपेंडिचर कैन बी मेजर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू असेट रियलाइजेबल, और उसकी कॉस्ट मेजरेबल होनी चाहिए और उस असेट से रिलेटेड होनी चाहिए, तो हम कर सकते हैं। फिर है मेजरमेंट सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन। एक बार रिकॉग्नाइजेशन करने के बाद में क्या मेजरमेंट के बारे में क्या कहा है उन्होंने, आफ्टर इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन एंड इंटेंजिबल एसेट शुड बी कैरीड एट इट्स कॉस्ट लेस एनी अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन और एनी अकोमोडेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। अब असेट को कैरी कितने पे करेंगे, तो सब फिक्स एसेट को कितने पे कैरी करते हो सर, हम उसको कैरी करते हैं एसेट माइनस उसमें से अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन उसमें से। तो इंटेंजिबल एसेट को कितने पे कैरी करोगे, एसेट की जो कॉस्ट है उसमें से कोई इम्पेयरमेंट और कोई अमोर्टाइजेशन है तो वो लेस कर दो। सर अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट, देखो भाई डेप्रिसिएशन बोलते हो ना, उसको इधर क्या बोलते हो, अमोर्टाइजेशन बोलते हो। ठीक है सर, समझ आया। इम्पेयरमेंट जो है वो एक एज 28 है जो एसेट के बारे में बात करता है। इम्पेयरमेंट क्या बात करता है कि अगर एसेट की जो है वो उससे रिकवरेबल अमाउंट जो है, उसका जो रिकवरेबल अमाउंट है वो अगर कम हो गया उसकी जो बुक वैल्यू उससे, तो उस केस के अंदर क्या करना होगा, आपको इम्पेयरमेंट लॉस लिखना होगा। सपोज एसेट आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है 500 करोड़ रुपये, और अब उसका रिकवरेबल अमाउंट उस एसेट से जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे नेट जो मिला के वो 400 करोड़ ही होंगे। तो उस केस के अंदर क्या होगा, इस 28 आएगा। वो कहेगा कि क्योंकि एसेट का जो रिकवरेबल अमाउंट है वो एसेट की बुक वैल्यू से कम हो चुका है, तो अब इसको 500 करोड़ पे क्यों लिख के बैठे हो, तो आप इम्पेयरमेंट लॉस है जो बुक करो। तो उस केस के अंदर क्या करोगे, इम्पेयरमेंट लॉस है जो बुक करोगे। तो अगर ऐसा कोई इम्पेयरमेंट लॉस है तो बुक किया तो वो हटा दो, और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन वो हटा दो, तो ये क्या हो जाएगी, एसेट की कैरिंग अमाउंट हो जाएगा, इंटेंजिबल एसेट। ठीक है सर, समझ आया। अमोर्टाइजेशन के लिए, तो अमोर्टाइजेशन के लिए उन्होंने कहा कि डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे, अमोर्टाइज यहाँ पर डेप्रिसिएशन को क्या कहा, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो हमने कहा कैसे अमोर्टाइज करें, तो उन्होंने कहा कि आप क्या करो, अमोर्टाइज एज पर पैटर्न ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। जिस साल में जितना जितना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा उसके हिसाब से आप क्या कर दीजिए, अमोर्टाइज कर दीजिए। मतलब पहले साल के अंदर सब ज़्यादा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा तो पहले साल में ज़्यादा अमोर्टाइज कीजिए, सेकंड ईयर में ज़्यादा अगर होगा, भाई प्रोडक्शन मेथड वगैरह होता है ना, वैसा वैसा। हमने कहा कि अगर ये नहीं पसंद आया तो उन्होंने कहा कि आप चाहो तो और एनी सूटेबल बेसिस, और कोई भी सूटेबल बेसिस आपको लगे तो उसके हिसाब से क्या करो, अमोर्टाइज करो। हमने कहा और कोई सूटेबल, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं समझ आता है ना तो एसएलएम तो है ही भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड, जितने साल यूज होगा उतने साल आप क्या कर दीजिए, उसको राइट ऑफ कर दीजिए उतने साल में। ठीक है, अमोर्टाइजेशन के अंदर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने कहा बताइए जनरली कितने सालों में कर दीजिएगा, जनरल इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर क्या कर दीजिएगा, अमोर्टाइज कर दीजिए। हमने कहा नहीं किया तो उन्होंने कहा अगर 10 साल से ज़्यादा सालों में आप अमोर्टाइज करना चाहते हो तो उस केस के अंदर आप क्या कर दीजिए, एविडेंस दीजिए कि क्यों आप ऐसा कर सकते हो। अगर इफ़ मोर देन 10 है, अगर 10 साल से ज़्यादा है में अमोर्टाइज करते हो तो आप उसका एविडेंस दो कि भाई हाँ ये 10 साल से ज़्यादा आप इसको यूज कर पाओगे। क्लियर है, ये हो गया अमोर्टाइजेशन। इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब क्या होता है, व्हेन रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट। जो कैरिंग अमाउंट उससे रिकवरेबल
अमाउंट कम हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, इम्पेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल अमाउंट। शाबाश, सही है। और रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल सबसे लास्ट में, इंटेंजिबल असेट जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, जब उसका जीवन ख़त्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे, तब ऐसा करेंगे भाई, तब करेंगे हम रिटायरमेंट और डिस्पोजल, मतलब असेट को क्या कर देंगे, सेल करने के लिए या एज ए स्क्रैप उसको सेल करने के लिए तैयार रख देंगे। तो उस वक्त उसकी क्या करेंगे, कैरी डेट, कैरिंग अमाउंट और NRV विच एवर इज लोअर। अरे सर ऐसा तो कहीं पढ़ा है, ऐसा पढ़ा इन्वेंट्री में, ऐसा पढ़ा इन्वेंट्री में, क्योंकि जैसे ही एसेट रेडी टू सेल होगी ये एसेट की डेफिनेशन से चली जाएगी, इन्वेंट्री के डेफिनेशन में आ जाएगी। और इन्वेंट्री को कैसे कैरी करते हो, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। यहाँ पर क्या है, कैरिंग अमाउंट और NRV विच एवर इज लोअर। ओके 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 सर, तो ये था आपका AS 26। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो उस केस में अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और अभी बैठे रहिए क्योंकि क्वेश्चन करने हैं। कहाँ गया एडवांस अकाउंटिंग, एप्लीकेबिलिटी ऑफ, ये आ गया, ये आ गया। कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, आजा आजा आजा। हाँ एग्जाम्पल, ना 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 ना, ये रहा इलस्ट्रेशन। ABC लिमिटेड डेवलप नो हाउ बाय इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 20 लाख। 20 लाख का खर्चा करके नो हाउ बनाया। द नो हाउ वॉज यूज बाय कंपनी फ्रॉम 1/4/2009, 1/4/2009 से यूज कर रहे हैं। द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट इज 10 ईयर फ्रॉम द ईयर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ यूज। असेट जो वो यूजफुल लाइफ ऑफ असेट जो वो 10 साल है। ठीक है, 2009 में लाए थे, मतलब 2009 से 2019 तक चलेगी। द कंपनी हैड नॉट अमोर्टाइज द असेट टिल 30/3/2016 और 31/3/2016 तक, मतलब कि 2009 से 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016, 2016 तक उसने क्या किया, अमोर्टाइज किया ही नहीं। गजब आदमी वाकई। पास जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट द वैल्यू ऑफ नो हाउ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। वैसे ये AS 26 का क्वेश्चन नहीं, ये AS 5 का है। पुराने सालों की गलती, एरर और ओमिशन है। पुराने कितने साल, 2009 से 2010 तक, एक साल का 11, 12, 13, 14 और 15, 6 साल का डेप्रिसिएशन तो उसका पुराने सालों का बाकी है। तो पुराने सालों का डेप्रिसिएशन जो होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर पीरियड आइटम उसका अलग से होगा। और एक साल का डेप्रिसिएशन जो 2 लाख इस साल का है वो इस साल का डेप्रिसिएशन लिख जाएंगे और टोटल 14 लाख का लिखेंगे। समझ पा रहे हो भाई, 7 साल का डेप्रिसिएशन लिखना है 14 लाख रुपये। ठीक है, 20 लाख है, 10 सालों में करना, हर साल 2-2 लाख। ठीक है, तो 7 सालों का हो गया 14 लाख, लेकिन इसमें 6 साल का तो पुराने सालों का है, तो वो प्रायर पीरियड आइटम में आ जाएगा क्योंकि पुरानी गलती की वजह से आ जा रहा है। ठीक है, और बाकी 2 लाख इस साल का, वो इस साल का डेप्रिसिएशन में आ जाएगा। ठीक, द कंपनी हैड स्पेंड 45 लाख फॉर पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंडिचर ऑन वन ऑफ इट्स न्यू कस्टमर प्रोडक्ट विच वॉज मार्केटेड इन अकाउंटिंग ईयर 2015-16। अब देखो AS 26 ने क्या किया, इसके साथ साथ ये जो फिक्टिशियस एसेट है ना, उन सब का मना कर दिया कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। नालायकों ऐसा मत लिखा करो, उन्होंने क्या कहा, नालायकों ऐसा मत लिखा करो। हमने कहा सर एक 11-12 में पढ़ते थे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका अगर फ़ायदा तो आने वाले 2-4 सालों में मिलता है तो उसके इसके अंदर उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं। और फिर हम एक एग्जांपल भी लेते थे कि सर हमने घर का कलर करवाया, कलर करवाने की वजह से 5 साल फ़ायदा मिलेगा, ऑफिस की बिल्डिंग का कलर करवाया 5 साल फ़ायदा मिलेगा, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और 5 साल लिखेंगे। AS 26 ने कहा कि नालायकों ऐसा कुछ होता नहीं है, या तो रेवेन्यू होता है या कैपिटल होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसी साल में लिखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आने वाले सालों में लिखो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस केस के अंदर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और उसका डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन होगा। ठीक है, और अगर वहाँ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर वो रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू वाला कोई कॉन्सेप्ट अब बचा है नहीं। समझ पा रहे हो, तो या तो असेट बनेगा या रेवेन्यू बनेगा। अब असेट बनने के लिए असेट की कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब कोई प्रोडक्ट या कोई असेट है जो आपके पास आनी चाहिए।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस वजह से अभी हैवी क्वेश्चन क्या कहेगा, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया जिसकी वजह से 10 साल तक फ़ायदा होगा, लेकिन कोई एसेट क्रिएट हो रही है क्या, नहीं। कोई आइडेंटिफाइबल एसेट क्रिएट हो रही है क्या, नहीं। तो क्या उसको हम एज एन इंटेंजिबल एसेट लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पब्लिसिटी और रिसर्च के लिए 45 लाख रुपये का खर्चा किया, ठीक है, बट प्रूव टू बी फेलियर। और रिसर्च का करके अब पता चला कि रिसर्च फेल हो गई, अब प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब हम डेवलपमेंट फेज़ के अंदर नहीं गए, ठीक है। तो क्या करना है, रिसर्च फेज़ के अंदर क्या करते हैं, चार्ज टू P&L। स्टेट हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग मैटर इन द अकाउंट्स ऑफ यू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो आप कहोगे कि भाई रिसर्च फेज़ में हो साहब, रिसर्च फेज़ के अंदर P&L में चार्ज करूँ, ठीक है। डेवलपमेंट फेज़ में वो 6 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो डेवलपमेंट फेज़ में आते हो, डेवलपमेंट फेज़ में कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिसर्च का फेल हो गया, अब डेवलपमेंट होगा नहीं, तो इस वजह से P&L में चार्ज करो, ख़त्म करो। एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ख़त्म करो, निकलो यहाँ से, क्लियर है। उसको कह रहे हैं कंपनी वाले को, ठीक है। इलस्ट्रेशन थर्ड, ए कंपनी विद द टर्नओवर ऑफ ₹250 करोड़ ऑन एन एंड एन एनुअल एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ ₹2 करोड़। अब उसका क्या टर्नओवर है 250 करोड़ और बजट है 2 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या होता है, ऐच्छिक खर्चा होता है, मतलब ऐसा है कि आपकी इच्छा अनुसार जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। इट टेकन अप द मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी वुड हैव ए टर्नओवर ऑफ 25 करोड़ फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट से 25 करोड़ का फायदा होगा। द कंपनी हैज़ डेबिटेड इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 करोड़ इनकर्ड ऑन एक्सटेंसिव स्पेशल इनिशियल एडवर्टाइजिंग कैंपिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट। ये सारा इमोशनल करने की बात है। एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत बड़ा खर्चा किया, वो कह रहा है एक्सटेंसिव ऐसा वैसा किया है, इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। कोई बात नहीं, फ़ायदा मिलेगा, इंटेंजिबल एसेट के डेफिनेशन में है नहीं, तुम्हारे एसेट जो आइडेंटिफाइबल कोई एसेट क्रिएट हो नहीं रही है, इस वजह से चाहे जो आपको P&L में चार्ज करना चाहिए था, सही किया है। अब हमसे ऐसा जुर्म मत करो, उसको कैपिटलाइज करवाने का जुर्म हमसे ना हो पाएगा, क्लियर है। तो P&L में चार्ज करना था, किया, बढ़िया। इज़ द प्रोसीजर एडोप्टेड बाय द कंपनी करेक्ट? करेक्ट है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया। एज पर एज 26 इंटेंजिबल एसेट एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड अनलेस इट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। जब तक वो इंटेंजिबल एसेट का कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता तब तक उसे P&L में करें। एज 26 मेंशन दैट द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटी शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। तो उनको डेफर्ड रेवेन्यू वालों को मना ही कर रखा है कि भाई P&L में चार्ज करो। इन द गिवन केस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 2 करोड़ हैड बीन टेकन अप फॉर द मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट विच मे प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू एन एंटरप्राइज हैविंग द टर्नओवर ऑफ 25 करोड़। हियर नो इंटेंजिबल एसेट, यहाँ कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने से क्या हो गया भाई, इंटेंजिबल एसेट की पहले डेफिनेशन क्राइटेरिया फुलफिल करो, उसके बाद में रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया पे होगा। जब इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन वही आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो यहाँ क्यों आ रहे हो भाई। और अदर एसेट इज एक्वायर्ड और क्रिएटेड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज। देयरफॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंपनी ऑफ डेबिटिंग एंटायर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 2 करोड़ टू P&L इज करेक्ट। ओके, इसके साथ आपका एस का पार्ट ख़त्म होता है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग और NBFC यही बचा है, जो बहुत जल्द आ जाएगा। यहाँ तक कि इस जो वो अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, और क्या आपको ये अच्छे से समझ आए हैं या नहीं आए वो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम तक मुझे सुना, इतने टाइम तक मुझे झेला इस वजह से। और अगर आपको लेक्चर पसंद आए हैं तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग बहुत जल्द लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। NBFC तो बहुत छोटा सा एक ही कॉन्सेप्ट है, बैंकिंग का थोड़ा सा है, वैसे वो भी फॉर्मेट बेस्ड है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, फिर भी दोनों कर लेंगे, कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और कोई और आपका कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।